नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में है 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो, हम 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। वो बच्चे भली बात ही जानते होंगे जो प्रीवियस ईयर्स ऑलरेडी जिन्होंने कुछ सोल्व किए होंगे, ठीक है। तो आज जो हमें पढ़ना है इस टॉपिक में, तो हम 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक केस क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो एनिसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम एनर्जी देखेंगे एनिसोट्रोपिक केस का। ये 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का ही केस है, ठीक है। और डीजेनरेसी क्या होती है एनिसोट्रोपिक ऑसिलेटर में, और उसका वेव फंक्शन क्या होता है वो देखना है। समझ में आई बात। आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। ये 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है ना, तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एनिसोट्रोपिक से भी बनते हैं, लेकिन उसमें एक्चुअली डीजेनरेसी होती नहीं है, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इसमें डीजेनरेसी से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो हम एनर्जी देखेंगे क्या होती है कि एनिसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की, ठीक है। वेव फंक्शन क्या होता है, और डीजेनरेसी क्या होती है आइसोट्रोपिक ऑसिलेटर में। समझ में आई बात, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास आज जो हमें कवर करना है, बहुत ज़्यादा आसान है। आसान इसलिए क्योंकि 1 डायमेंशनल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। बस ये थोड़ा सा 1 डायमेंशनल केस का क्या है, एक्सटेंशन है और कुछ नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जो 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, ठीक है ना, डिस्क्राइब्स अ पार्टिकल ऑफ मास एंड सब्जेक्टेड टू अ रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। तो 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर तो कौन डिस्क्राइब करता है, रिस्टोरिंग फोर्स ही तो डिस्क्राइब। हमने जब हम 1 डायमेंशनल केस पढ़े थे, तो इनडायरेक्ट केस हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स था क्या था, यही तो था। समझ में आई बात। 3 डायमेंशनल केस में हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, ये कोई डाउट है। तीनों कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट भी, वाई कंपोनेंट भी और जेड कंपोनेंट भी, एंड विद द कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारे पास, ठीक है, 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/2 वाई स्क्वायर, 1/2 जेड स्क्वायर। समझ में आई बात। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। के हम जानते हैं क्या होता है हमारे पास, एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो मैं एम, वो देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन एक्स डायरेक्शन आ जाएगा। समझ में आई बात। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन वाई डायरेक्शन। बहुत ज़्यादा सिंपल केस है, कोई टिपिकल नहीं है। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, अब देखो काफ़ी बात में क्वेश्चन आपको घुमा देगा। क्वेश्चन घुमा 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करेगा, तो उस केस में आपको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में ये दोनों टर्म आएंगी, तीसरी टर्म आएगी नहीं, जेड कंपोनेंट होगा ही नहीं। या वो ऐसे कह सकता है वाई, और वो कहेगा कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ठीक है ना, अंडर रिस्टोरिंग फोर्स इन वाई एंड जेड डायरेक्शन। वाई और जेड डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स है, तो सिंपली आपके पास वाई और जेड कंपोनेंट आ जाएंगे। ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। समझ में आई बात। पोटेंशियल हमारे पास एनिसोट्रोपिक हो सकता है और आइसोट्रोपिक हो सकता है। तो जो 3 डायमेंशनल केसेस में हम 2 केसेस पढ़ते हैं। एक एनिसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक में क्या होता है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना इन ऑल 3 स्पेशल डायरेक्शन वो डिफरेंट होती है। समझ में आया। और आइसोट्रोपिक केस में क्या होता है, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है इन ऑल 3 स्पेशल डायरेक्शन वो क्या होती है, सेम होती है। आइसोट्रोपिक केस को हम स्फेरिकली सिमेट्रिक केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिक केस। समझ में आई बात, ठीक है। क्यों स्फेरिकली सिमेट्रिक केस बोलते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। समझ में आई बात। अब देखो, जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर इक्वेशन होती है हम जानते हैं। तो देखो 3 डायमेंशनल केस की बात कर रहे हैं, तो देखो हम सिंपली ये लिखेंगे। 1 डायमेंशनल केस में हमने कैसे शुरुआत की थी, हम सिंपली ये लिखते थे, आपको यदि ध्यान हो तो, है ना। समझ में आई बात। ये होता है हमारे पास। तो 3 डायमेंशनल केस में ही हो गया। तो मैंने लैप्लासियन ऑपरेटर का वैल्यू रख दिया उठा के, सिंपली लैप्लासियन ऑपरेटर का वैल्यू रखा। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये हमारे पास टोटल एनर्जी इंटू वेव फंक्शन हो गया। समझ में आया। अब देखो, जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेपरेबल है या नहीं है, सेपरेबल। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी देखो, इट इज़ अ सम ऑफ ऑल 3 कंपोनेंट इन 3 डायरेक्शन। समझ में आया, ठीक है। सेपरेट कंपोनेंट्स है या नहीं, ऐसे तो नहीं है कि भाई एक्स वाई हो, है ना, वाई जेड हो, इस तरीके से नहीं है। ऑल 3 जो पोटेंशियल एनर्जी है ऑल कंपोनेंट्स आर सेपरेटली एडेड। तो पोटेंशियल ये सेपरेबल है, तो वेव फंक्शन को हम वेव फंक्शन जो होगा हमारे पास प्रोडक्ट होगा सेपरेट वेव फंक्शंस का। समझ में आई बात। तो यानी जो टोटल वेव फंक्शन होगा इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ एक्स कंपोनेंट, प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट होगा। समझ में आया, 3 कंपोनेंट्स का, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इट्स अ वेरी सिंपल केस। हम बेसिकली जब ऐसे करते हैं तो हम ये वेव फंक्शन हमारे पास है टोटल, तो हम क्या करेंगे, स्क्रोडिंगर इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब स्क्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करेंगे, टोटल को डिवाइड करेंगे, हमें 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस मिलेगी। समझ में आया। तो मैंने थोड़ा सा एक स्टेप मिस किया यहाँ पे, वो बहुत बेसिक सा है, तो आप समझ जाओगे। तो देखो 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो ये हमारे पास क्या है, एक्स कंपोनेंट की इक्वेशन आ गई। समझ में आई बात। ये क्या है, वाई कंपोनेंट की इक्वेशन आ गई, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, जेड कंपोनेंट की, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई भी कुछ भी टिपिकल नहीं है। तो ईच ऑफ दीज इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 डायमेंशनल क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है।
है ना, कि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर एक्स डायरेक्शन में, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर एक वाई डायरेक्शन में, एक हार्मोनिक ऑसिलेटर जेड डायरेक्शन में। समझ में आई बात, ठीक है। और जो टोटल एनर्जी होगी, ठीक है ना, हम इंडिविजुअली तीनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल एनर्जी हमारे पास सिस्टम की आ जाएगी। समझ में आया, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। अब तो ये है हमारे पास 3 डायमेंशनल कंपोनेंट। अब बहुत ज़्यादा आसान है, देखो एक डायरेक्शन का तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, बस हमको क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है तीनों कंपोनेंट को, तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी 3 डायमेंशनल केस की, ठीक है। तो यदि बात हम करें एनाइसोट्रोपिक ऑसिलेटर की, तो एनाइसोट्रोपिक ऑसिलेटर में जैसे मैंने बताया था, तीनों कंपोनेंट क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी के डिफरेंट होंगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस केस में हमारे पास क्या आएगी, ठीक है, यही तो आएगी। समझ में आई बात, कोई डाउट है, ठीक है। अब चाहो तो आप 1/2 हम कॉमन भी ले सकते हो। तो फॉर ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी, देखो हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, ये 1 डायमेंशनल केस हमने ऑलरेडी सोल्व किया था, तो इसके लिए एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी n+1/2, ठीक है ना, h ओमेगा, ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्वांटम नंबर हो गया हमारे पास इन एक्स डायरेक्शन। समझ में आई बात, ठीक है। इसी तरीके से हम सारे लिख सकते हैं। तो हर डायरेक्शन के लिए देखो एनर्जी, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन का एनर्जी कंपोनेंट, ये वाई डायरेक्शन का, और ये जेड डायरेक्शन, एंड ईच डायरेक्शन इट इज क्वांटाइज्ड। तो टोटल एनर्जी क्या होगी सिंपली, ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे, देखो तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों को जोड़ के हमारे पास ये आ गया। समझ में आया, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने प्रीवियस ईयर्स में देखा होगा, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और nx ny और nz क्या क्वांटम नंबर है, नॉन नेगेटिव है, तो जो nx ny है nz है, ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये हम जानते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो बात करते हैं वेव फंक्शंस की। तो वेव फंक्शन भी हमने 1 डायमेंशनल केस में निकाला था, तो वेव फंक्शन हमारे पास देखो क्या आया था, ठीक है। अब यहाँ पे तो देयर इज अ बिट मिस्टेक हियर, मिस्टेक कुछ नहीं है ना, ये हमने x, ये यहाँ पे ये लिख लीजिए, इस फॉर्म में है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो वेव फंक्शन हमने एक कंपोनेंट एक डायरेक्शन का जब निकालना होगा तो हम सिंपली क्या निकालेंगे, यही तो आएगा हमारे पास, देखो α(x), ठीक है, √पाई, ठीक है, √पाई 2n होता है, यानी x डायरेक्शन का ले रहे हैं तो nx हो जाएगा, n फैक्टोरियल होता है यानी nx, है ना, ये फैक्टोरियल आ गया। समझ में आया, और ये क्या होता है 1/2 e⁻, क्या होगा हमारे पास sin² x/2, और ये hn हो गया। समझ में आई बात, तो ये है, तो ये एक डायरेक्शन का आ गया। अब हम इसको x के फॉर्म में भी लिख सकते हैं हमारे पास, सिंपली देखो ये कंपोनेंट तो मैं ऐसे लिख लूँगा, है ना, वेरिएबल की फॉर्म में यदि लिखना हो, कहने का मतलब ये है, देखो ऐसे, अभी तो साई की फॉर्म में लिखा हुआ है, वेरिएबल की फॉर्म में लिखना होगा तो देखो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, गौर से देखो, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, साई हमारे पास क्या होता है हम जानते हैं, अल्फा इंटू में x हो जाएगा ना हमारे पास, ठीक है, यही तो होता है 1 डायमेंशनल केस में हमारे पास। तो ये क्या होगा α², ठीक है ना, x²/2 हो गया, ठीक है, और ये अल्फा ये आ गया। कोई डाउट है, तो ये 1 डायमेंशनल केस के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो, तो वेव फंक्शन 1 डायमेंशनल में ये आ गया। वाई डायरेक्शन की बात करें तो देखो सिंपली वाई हो जाएगा, है ना, साई वाई हो गया, कुछ नहीं है, ये साई जेड हो गया। कोई डाउट है, ठीक है। और साई हमारे पास क्या है, देखो ये α×x हो जाएगा, है ना, और अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा हम जानते हैं क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, m⍵/, h कट 1/2 है। देखो x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी wx हो जाएगी, है ना, तो ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं y के लिए भी मैंने लिख दिया, ठीक है, और इसलिए z के लिए भी लिख दिया। समझ में आया, ये α z हो गया, ये α y हो गया, ये α x हो गया। कोई डाउट है, तो वेव फंक्शन लिखना था हमें, तो तीनों का हमने क्या कर देंगे, प्रोडक्ट होगा, तो जो टोटल वेव फंक्शन होगा इसका प्रोडक्ट ऑफ 1 डायमेंशनल वेव फंक्शन। समझ में आया बात, तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। 1 डायमेंशनल का केस पता होना चाहिए, फिर तो आपने सारा क्या कर देना है, प्रोडक्ट लिखना टोटल वेव फंक्शन का तो आसान है। काफ़ी बार आपसे 2 डायमेंशनल केस पूछेगा, तो 2 डायमेंशनल केस में ना सिंपली आपको टोटल वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। समझ में आई बात, जेड नहीं आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना और कुछ नहीं है, ठीक है। उस केस में इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा जाएगा। तो देखो टोटल वेव फंक्शन में क्या क्या, इन तीनों का क्या कर देंगे हम, प्रोडक्ट करेंगे। अब देखो जब तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो देखो 1/2 है ना, तो पूरे पे आ जाएगा सारा। देखो ये α(x) है, α(y) है, α(z) है, देखो α(x), α(y), α(z), देखो √पाई है ना, तो प्रोडक्ट में तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2 हो जाएगा ना, और पावर पे 1/2 है ना, 2 की पावर यहाँ पे nx है, ny है, nz है, देखो ये 2 की पावर जुड़ गया, ये nx फैक्टोरियल, ny फैक्टोरियल, nz, ठीक है ना, सिंपली ये हो गया, और ये मेरे पास हर्माइट फंक्शन हो गया। समझ में आया, तो बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। अब बात करें देखो डीजेनरेसी की, ठीक है। डीजेनरेसी क्या होती है एनाइसोट्रोपिक ऑसिलेटर में। देखो डीजेनरेसी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी सेपरेट लेक्चर्स में बहुत अच्छे से बताया, डीजेनरेट फंक्शन क्या होता है, डीजेनरेसी क्या होती है, ठीक है। तो देखो डीजेनरेसी कब ओकर होती है, व्हेन मल्टीपल क्वांटम स्टेट कोरस्पॉन्ड्स टू द सेम एनर्जी लेवल ड्यू टू द सिमेट्रीज इन द सिस्टम, ठीक है। तो डीजेनरेसी क्या होती है, मान लो हमारे पास एनर्जी क्या है,
सेम है, ठीक है। और मान देखो एज्यूम करो, मान लो मेरे पास एनर्जी आ जाए, सपोज 2 यूनिट एनर्जी आ जाए, ठीक है, समझ में आया, क्या आ जाए, 2 यूनिट एनर्जी आ जाए। तो जब 2 यूनिट एनर्जी के केस में क्या होगा, लेट अस एज्यूम वेव फंक्शन जो है ना, ठीक है ना, वेव फंक्शन सपोज इसको ना ऐसे एज्यूम, मैं ऐसे आपको बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जस्ट वेट, ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो हम जानते हैं कि मान लो देखो हमने क्या क्या, ये एनर्जी ऑपरेटर हो गया मेरे पास सपोज, ठीक है, और ये क्या होगा, वेव फंक्शन। तो एनर्जी ऑपरेटर पर मैंने बताया था जब वेव फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइगन वैल्यू मिलती है ना, एनर्जी आ गई सपोज, ठीक है, ये तो एनर्जी क्या आ गया मेरे पास, लैम्डा आ गई, और वेव फंक्शन हो गया ये। मैंने फिर से एक फाई टू वेव फंक्शन पर ऑपरेट किया, समझ में आया, और मेरे पास सेम एनर्जी मिल गई, एनर्जी क्या मिल गई, लैम्डा 2, ठीक है ना। तो वेव फंक्शन क्या है, अलग अलग है, या मैं कहूँ स्टेट अलग अलग है, ठीक है, और एनर्जी क्या आ रही है, सेम आ रही है ना, एनर्जी आइगन वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। मान लो ऐसे आ जाए फिर से, ठीक है, तो देखो 3 डिफरेंट स्टेट के लिए एनर्जी क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो इसी को हम बोलते हैं डीजनरेसी। समझ में आया, क्या बोलते हैं, डीजनरेसी, यानी मल्टीपल क्वांटम स्टेट होंगी। देखो मल्टीपल क्वांटम स्टेट किसको कोरेस्पॉन्ड करेंगे, सेम एनर्जी को, तो ये क्या एनर्जी आइगन वैल्यू है, तो सेम एनर्जी आइगन वैल्यू होती है, इसी को हम डीजनरेसी बोलते हैं, ठीक है। और ये कब ओकर करती है, जब सिस्टम में कुछ ना कुछ सिमेट्री हो, कुछ कैसी भी सिमेट्री हो, लीनियर सिमेट्री हो, स्फेरिकल सिमेट्री हो, सिलेंड्रिकल सिमेट्री हो, कुछ भी हो, सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। यदि एनाइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो देखो तीनों एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, ऐसा भी नहीं कि भाई 2 इक्वल हो, है ना, तो तीनों क्या है, डिफरेंट है। तो एनर्जी आइगन वैल्यू डिपेंड करेगी सेपरेटली हर फ्रीक्वेंसी पे, समझ में आया, यानी कोई सिमेट्री है ही नहीं, एनाइसोट्रोपिक में सिमेट्री नहीं है, ठीक है, यानी डिफरेंट क्वांटम नंबर्स डिफरेंट एनर्जी देंगे और डिफरेंट ही वेव फंक्शन आएगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे NX और NY और NZ का वैल्यू रखूंगा तो मुझे कुछ एनर्जी मिलेगी, है ना, तो मान लो एनर्जी मुझे मिल गई सपोज लेट अस एज्यूम 5 यूनिट, एज्यूम करो, ठीक है। तो मान लो NX NY और NZ की कुछ वैल्यू रही होगी और ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड की कुछ वैल्यू रही होगी जिसके लिए 5 यूनिट एनर्जी मिली है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं जो कोर्स मेरे पास जो ये वेव फंक्शन होगा, ठीक है, कुछ वेव फंक्शन आएगा, इसी तरीके से अलग इसके लिए इन सेट्स के लिए अलग एनर्जी आएगी, सेम नहीं आएगी। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो यानी इस केस में डिजनरेसी नहीं होती क्योंकि सिमेट्री कुछ भी नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है एनाइसोट्रोपिक ऑसिलेटर में, सारा का सारा फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, सिमेट्री कहाँ से होगा, ठीक है ना भाई। मान लो ऐसा हो जाए कि भाई एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का फ्रीक्वेंसी सेम आ जाए, यानी इट मीन्स देयर इज सम सिमेट्री अलोंग स्पेशल डायरेक्शन एक्स एंड स्पेशल डायरेक्शन वाई, समझ में आया, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब है डिस्टिंक्ट एनर्जी आएगी, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट स्टेट के लिए, यानी नन डीजनरेट होगा, एनर्जी लेवल्स नन डीजनरेट होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है हर एनर्जी के लिए हर स्टेट अलग, सीधी सी बात है, उसको बोलते हैं नन डीजनरेट, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी वर इक्वल और रिलेटेड सिमेट्रिकली, भाई मान लो फ्रीक्वेंसी इक्वल भी होती या सिमेट्रिकल भी होती, मान लो ऐसा होता 2 ही कंपोनेंट इक्वल हो जाते, लेट अस अज्यूम WX इज इक्वल टू WY, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब मान लो देखो WX के लिए WX मान लो 2 हो और WY मान ले 1 हो, एज्यूम करो। अब दूसरा केस में क्या ले लिया, WX 1 ले लो और WY क्या ले लो, 2 ले लो, समझ में आया। इन दोनों केस में वेव फंक्शन मान लो सेम आ जाए, एनर्जी क्या आ जाए, वो वेव फंक्शन डिफरेंट आ जाए, एनर्जी सेम आ जाए, तो यहाँ सिमेट्री हो सकती थी, कुछ पार्शियल सिमेट्री, है ना, हो सकती थी, लेकिन ऐसा है ही नहीं, जनरल एनाइसोट्रोपिक केस, जनरल कहने का मतलब सारा का सारा तीनों का तीनों ही फ्रीक्वेंसी अलग है ना भाई। मान लो 2 ये सेम होती, ये दोनों कंपोनेंट सेम होते, या WY WZ सेम होते, या WX या WZ सेम होते, तो पार्शियल डीजनरेसी हो सकती थी, पूरी तरीके से ना होती डीजनरेसी, लेकिन पार्शियल डीजनरेसी हो सकती थी। लेकिन जनरली एनाइसोट्रोपिक जो जनरल केस होगा जिसमें तीनों ही डिफरेंट है, कोई सिमेट्री नहीं है, तो डीजनरेसी होगी ही नहीं, ठीक है, समझ में। हो सकता है आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब लगाओ, लेकिन जब हम आइसोट्रोपिक केस पढ़ेंगे ना उसमें आपको सिमेट्री मिलती है, कैसे मिलती है उसमें आपको पता चल जाएगा, तो ये केस अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी हर डायरेक्शन में क्या होती है, सेम, तो WX WY WZ मान लो W के इक्वल है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होगी, 1/2m ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे ना, अब तो हम क्योंकि सारा सेम है ना, देखो कॉमन लेके लिख लिया, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये आएगा हमारे पास, और इसको मैंने क्या मान लिया r स्क्वायर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस, है ना, ये अब ये कैसे लग रहा है, ऐसे नहीं होगा, मान लो ये ओरिजिन हो गया, है ना, और ओरिजिन से कोई r डिस्टेंस हो गई, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस केस में, 1/2m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, यानी जैसे स्फेयर होता है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे स्फेयर होता है,
ठीक है। अब आप यहाँ निकाल लो, यहाँ भी तो रेडियस क्या होगी, सेम ही होगी, ये भी यार इस डायरेक्शन में निकालो रेडियस सेम होगी, इस डायरेक्शन में निकालो सेम होगी, इस डायरेक्शन में निकालो सेम होगी। तो यहाँ सिमेट्री है, यहाँ सिमेट्री है, और कौन सी सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री है। तो यहाँ डिजेनरेसी होती है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है किस पर, रेडियल डिस्टेंस पर, एंड नॉट ऑन इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स, है ना। इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स पर तो डिपेंड नहीं कर रहा, जैसे पिछले केस में था, है ना। पिछले केस में तो हर कोऑर्डिनेट्स पे वैल्यू डिपेंड कर रही थी ना। आप जैसे देख सकते हैं हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था, देखो पोटेंशियल एनर्जी है, इस पर भी डिपेंड करेगी, इस पर भी डिपेंड करेगी, इस पर भी, क्योंककि कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना, इसका अपना कुछ होगा, इसका अपना कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ होगा, ठीक है ना। यहाँ पर रेडियल डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। दैट एग्जिबिट रोटेशनल इनवेरियंस, तो रोटेशनल इनवेरियंस तो आ गया। अब देखो कहीं भी देख लो ना, आप इस डायरेक्शन में घुमा, यहाँ से यहाँ घुमा दो, आर तो सेम ही रहेगा, है ना भाई। एक्स और वाई जेड बेशक बदल जाए, है ना। मान लो देखो एक्स का वैल्यू मान लो देखो क्या हो जाए, 1 हो जाए, वाई कितना हो जाए, 2 हो जाए, है ना, और जेड मान लो 5 हो जाए। अब क्या कर लो, एक्स 5 ले लो, वाई 1 ले लो, और जेड क्या ले लो, 2 ले लो। तो इस केस में भी आर सेम आएगा और इस केस में भी आर सेम आएगा, ठीक है ना। आर की वैल्यू डिफरेंट होने, वो एक्स वाई जेड की वैल्यू डिफरेंट होने पर भी आर सेम आ रहा है, यानी एक्स वाई जेड पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। एक रोटेशनल इन्वेरियंस है, स्फेरिकल सिमेट्री। अब आप स्फेयर है, स्फेयर को कैसे घुमा लो, समझ में, हर जगह रेडियस सेम मिलेगी। तो दिस केस इज कॉल्ड स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑसिलेटर। इसको स्फेरिकली सिमेट्रिक केस भी बोलते हैं, ठीक है ना। आइसोट्रोपिक केस जो है ना, इसको स्फेरिकल सिमेट्रिक केस भी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो हर डायरेक्शन में देखो अब एनर्जी क्या होगी, है ना। अब इंडिविजुअल डायरेक्शन तो हमने सोल्व किया हुआ है प्रीवियस क्लास में, तो एनर्जी देखो क्या होगी, ये होगी, देखो फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू ले ली, है ना, यहाँ फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू ले ली, यहाँ फ्रीक्वेंसी डब्ल्यू ले ली, ठीक है। एन एक्स एन वाई एन जेड ये तो डिफरेंट रहेगा। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, तीनों को जोड़ दो, तो देखो तीनों कंपोनेंट को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। देखो 1/2 h ओमेगा, 1/2 h ओमेगा, 1/2 ये सेम है। 1/2 को 3 बार जोड़ा गया तो 3/2 हो गया, h ओमेगा बाहर आ गया, ये एन एक्स एन वाई एन जेड हो गया, ठीक है ना। अब मैं टोटल क्वांटम नंबर को डिफाइन कर दूँ, इसको मैं ना एन मान लेता हूँ, इसको क्या मान लिया मैंने, एन, ठीक है। ये एन हो गया टोटल क्वांटम नंबर, इसको मैंने कहा, तो सिंपली ये क्या, n + 3/2। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर, काफ़ी जगह आपको इस फॉर्म में मिल सकता है लिखा हुआ, ठीक है, और काफ़ी जगह हो सकता है इस फॉर्म में मिले, समझ में आया। तो एनाइसोट्रोपिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी है ना, किस पर डिपेंड कर रही है ना, टोटल क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर रही है, एन पर, समझ में आया। अब देखो ध्यान से, मैंने ऐसा क्यों कहा, अब देखो, ठीक है, मान लीजिए एन एक्स की वैल्यू क्या है, एन वाई और एन जेड, ये मान लो 0, 2, 1 ये ले लिया। अब ऐसे ले लो एन एक्स की वैल्यू, एन वाई एन जेड, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब ये मान लो हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू टोटल हो गया क्या, ये 1 ले लो, ये 0 ले लो, ये 2 ले लो, तो इन दोनों को जोड़ के तो n आता है, यहाँ 3 आ गया। इन दोनों को जोड़, इन सभी को जो मतलब 3 जोड़ को n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इस केस में जो एनर्जी होगी, तो यहाँ 3 रखूँगा मैं, समझ में आया। तो यहाँ 3 रखने पर 3 × 6, और ये कितना आ गया, 9/2 h ओमेगा, ठीक है। यहाँ भी कितना आएगा, 9/2 h ओमेगा, समझ में आया, ठीक है। देखो ध्यान से, अब n का वैल्यू सेम था तो एनर्जी भी सेम आ गई, n का वैल्यू डिफरेंट होगा तो एनर्जी भी डिफरेंट आएगी, यानी एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, n पर ही डिपेंड करेगी, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। देखो n टोटल ये बेशक अलग हो जाए, समझ में आया, ये बेशक अलग जगह हो जाए, लेकिन सम तो 3 आ रहा है, ठीक है। दोनों केस में सेम आ रहा था, इसलिए एनर्जी सेम आ गई। ये दोनों डिफरेंट हो गए तो एनर्जी भी डिफरेंट होगी, यानी n की वैल्यू पर निर्भर कर रहा है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो इन दोनों केस के लिए एनर्जी क्या आई, सेम। वेव फंक्शन जानते हो, वेव फंक्शन क्या होगा, देखो ये आएगा 0, 2, 1 ये आ गया। इसके लिए वेव फंक्शन क्या होगा, 1, 0, 2 एन एक्स एन वाई जेड। देखो स्टेट अलग है, ये 0 to 1 स्टेट है, ये 5, 0, 1, 2 है, दोनों स्टेट अलग है, एनर्जी क्या है, सेम। आ गई ना डिजेनरेसी, समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो जो मल्टीपल कॉम्बिनेशन होगा सेम एनर्जी में हमें क्या दे रहा है, सेम एनर्जी, एंड दिस लीड्स टू डिजेनरेसी, ठीक है ना। इसी वजह से डिजेनरेसी आती है। अब वेव फंक्शन की यदि हम बात करें, ठीक है, तो देखो एक्स डायरेक्शन में हमारे पास वेव फंक्शन क्या होगा, ये कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। देखो यहाँ पे अल्फा 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 सेम है, ठीक है ना। ये वाई डायरेक्शन का हो गया, जेड डायरेक्शन एक डायरेक्शन में तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अल्फा की बार क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि अल्फा हमारे पास क्या होता है, m ओमेगा अपॉन में h कट 1/2, ठीक है। पिछले केस में एनाइसोट्रोपिक केस में तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी ना, तो इसी वजह से अब देखो ओमेगा ये सेम है, तो देखो अल्फा एक्स भी यही आएगा, अल्फा वाई भी यही आएगा, अल्फा जेड भी यही आएगा। मान लो ये क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अल्फा एक्स, अल्फा वाई, अल्फा जेड इस बार नहीं है, एनाइसोट्रोपिक केस नहीं है ना ये, ठीक है। तीनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे, है ना। ये देखो हमारे पास क्या हो गया, ठीक है ना।
तो साई एक्स क्या होगा, अल्फा एक्स हो गया, ये हमारे पास साई वाई हो गया, ठीक है ना। तो देखो अल्फा तो सेम रहेगा, इसमें भी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो देखो समझ में आई बात, ठीक है, कोई डाउट है। तो टोटल वेव फंक्शन क्या होगा, तो टोटल वेव फंक्शन सिंपली क्या होगा, इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, तो देखो तीनों का प्रोडक्ट होगा सिंपली, ठीक है ना। तो देखो अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब हो गया, अंडर रूट पाई अंडर रूट पाई अंडर रूट पाई क्या, पाई 3/2, देखो 2 की पावर में पावर ऐड हो गई यहाँ पे, ठीक है, और ये nx फैक्टोरियल ny फैक्टोरियल nz फैक्टोरियल द होल का पावर 1/2, ठीक है, एक्सपोनेंशियल देखो यहाँ ऐड हो गया सिंपली, और ये मेरे पास हर्माइट फंक्शन हो गया, ठीक है, समझ में आए बात। तो ये है, ये हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो ये तो टर्म एज इट इज लिख ली। अब देखो साइज को हमारे पास क्या था, अल्फा एक्स था ना, और ये क्या था हमारे पास अल्फा वाई था, और ये जेड क्या था, अल्फा जेड था, तो सिंपली वाई लिखा है। तो देखो -1/2 अल्फा स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे -1/2 अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये -1/2 अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर भी हो जाता, समझ में आई बात, ठीक है, कोई डाउट है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। बात करते हैं डीजेनरेसी की, ठीक है। जो एनर्जी थी हमारे पास, एनर्जी क्या थी, इज इक्वल टू, ठीक है ना, n+3/2 एच कट ओमेगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, तो n क्या है हमारे पास, ये तो है टोटल क्वांटम नंबर, तो डिफरेंट सेट्स जो होंगे ना उसके, वो सेम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, मैंने जैसे एग्जांपल भी बताया था, एंड दैट विल लीड टू डीजनरेशन द एनर्जी लेवल्स, ठीक है ना। तो जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मेरे पास nx ny nz है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये मान लीजिए कितना आ जाए, 0 आ गया, ये 1 आ गया, 3 आ गया, ठीक है, nx एक ये मान लीजिए 3 हो गया, ये मान लीजिए 0 हो गया, और ये कितना हो गया 1। तो n कितना आएगा यहाँ पे 4, यहाँ पर n कितना आएगा, यहाँ पर भी 4, टोटल होगा ना, इन तीनों को जोड़कर आएगा। एनर्जी क्या है मेरे पास 11/2 एच कट ओमेगा, और यहाँ पर भी 11/h2 ओमेगा, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो देखो एनर्जी क्या आ गई, सेम आ गई, ठीक है ना। वेव फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। ऐसे ना और भी केस बन सकते हैं, 0 1 3 है ना, आप कुछ भी मतलब इनको सफल कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब जैसे यहाँ पे 0 1 3 लिया है, और फिर 3 0 1 लिया है ना मैंने यहाँ पे, ठीक है, आप एक ऐसे 1 0 3 ऐसे भी कर सकते थे, तब भी सेम आएगा। तो उस केस में वेव फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वेव फंक्शन आपका 0 1 3 आ गया, या 3 0 1 आ गया, ठीक है ना, या 1 0 3 आ गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेव फंक्शंस हैविंग सेम एनर्जी, यही तो है डीजनरेसी, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो डीजनरेसी हम कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात। अब ये है क्या क्या चीज़ है, अब ध्यान से देखो। देखो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, मेरे पास ग्राउंड स्टेट के लिए n का वैल्यू कितना होगा, 0। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n का वैल्यू 1, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए 2, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो यदि ग्राउंड स्टेट में डीजनरेसी देखना है तो n का वैल्यू 0 रखो, यहाँ 0 रखो, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 आएगा, कट जाएगा। तो दिस रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट n क्वांटा अमोंग 3 स्पेशल डायरेक्शंस, यही तो है। तो मतलब ये बता रहा, ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है। देखो जैसे यहाँ पर था, ठीक है, अब 0 1 3 है, 3 0 1 है, 1 0 3, हम किस तरीके से ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं n की वैल्यू अलग अलग वे में, वो ये बताता है। हमें पता चल जाए कितने तरीके से n डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है ना, और जिसका सम क्या है सेम, तो हम डीजनरेसी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जो स्फेरिकल सिमेट्री है पोटेंशियल का, उसी वजह से डीजनरेसी आती है, अलाउस ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन स्टेट्स विदाउट चेंजिंग द एनर्जी, ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे अभी आपको बताया, ठीक है, समझ में आए बात। अब देखो ध्यान से कैसे हम और उसको कर सकते हैं। देखो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे, है ना, एनर्जी क्या आती है हमारे पास, यही तो है n+3/2 एच कट ओमेगा, समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है। अब देखो गौर से, n का वैल्यू 0, यानी सम क्या होना चाहिए 0। तो देखो nx ny nz क्या हो सकता है, देखो तीनों 0 लेंगे तभी सम क्या आएगा 0, समझ में आई बात, ठीक है, कोई डाउट है। तो देखो डीजनरेसी कितनी है, 1 है। यदि n का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू कितना हो गया 1, समझ में आई बात, ठीक है। अब देखो n का वैल्यू जब 1 होगा तो इसका मतलब 1 कब आएगा, यदि देखो ये 1 0 0 हो, या 0 1 0 हो, या 0 0 1 हो, तो देखो 1 2 3 डीजनरेसी कितनी हो गई 3। आप ये इस फॉर्मूले में भी रख के निकाल सकते थे। जैसे मैं n का वैल्यू यहाँ 1 रखूंगा 3 होगा, यहाँ 1 रखूंगा ये 2 होगा, और ये 2 से 2 कट गया 3, तो मुझे डीजनरेसी पता चल गई, ठीक है ना, आइसोटोपिक केस के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। आप मैं जैसे पहले भी बताया था, जो बच्चे प्रीवियस ईयर सोल्व कर रहे हैं देखा होगा उन्होंने, तो समझ जाएंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। यदि ये मेरे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट के बाद ये ग्राउंड स्टेट हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की यदि मैं बात करूँ, ठीक है, तो उस केस में एनर्जी मुझे मेरे पास कितनी मिलेगी, तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा, 2 2 जा 4 4 3 7 7/2 एच कट ओमेगा, समझ में आई बात। तो 7/2 एच कट ओमेगा मेरे पास क्या आएगी, एनर्जी आएगी, ठीक है ना, कोई डाउट है। अब ये ध्यान से देखो, तो ये n का वैल्यू 2 है, तो 2 कैसे आएगा, 2 0 0 हो सकता है, 0 2 0 हो सकता है, 0 0 2, या 1 1 0 हो,
है ना भाई। 1 + 1 कितना होगा 2 हो गया ना, 101 हो सकता है, 010 हो सकता है, इस तरीके से। तो टोटल कितना आएगा 6। आप यहाँ पे वैल्यू रख के देख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 2 रखूँगा, 2 2 कितना आएगा 4, यहाँ कितना रखूँगा ये 3 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 6। तो डी जनरेसी कितनी आ गई 6। तो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा डी जनरेसी इंक्रीज होगी। समझ में आए बात। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। समझ में आए बात, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।